रीढ़ की हड्डी हमारा अगला बिंदु है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी में राम स्वरूप, प्रेमा, उमा, गोपाल प्रसाद और शंकर मुख्य पात्र। राम स्वरूप अपनी लड़की उमा की शादी करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर का रिश्ता उसके लिए आता है, इसलिए राम स्वरूप इस रिश्ते को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। राम स्वरूप की लड़की उमा बीए पास है, परंतु लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इसलिए बात छुपाई जाती है। गोपाल प्रसाद उसका लड़का शंकर उमा को देखने के लिए आते हैं। शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, परंतु पढ़ाई में उसकी विशेष रुचि नहीं है और वह कई बार फेल भी हो चुका है। गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी और पिछड़े विचारों का व्यक्ति है। वह औरतों की शिक्षा का समर्थक नहीं है, इसलिए कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है। वह पुरुषों को तो श्रेष्ठ मानता है। गोपाल प्रसाद उमा की जांच पड़ताल मुश्किल से करता है, जैसे उमा गुस्सा आ जाता है और वह गोपाल प्रसाद उसके बेटे को बहुत अधिक सुना देती है। वह इस बात को भी स्पष्ट करती है कि तुम्हारा बेटा जो शंकर है, यह एक दिन हॉस्टल में पकड़ा गया था और इसकी बहुत बड़ी पिटाई हुई थी, क्योंकि वह लड़कियों के चक्कर काटने आता है। इस प्रकार गोपाल प्रसाद गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। और गोपाल प्रसाद इस प्रकार का अपना अपमान समझता है और यह कहते हुए चला जाता है कि तुमने हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था। इस प्रकार एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। रीढ़ की हड्डी का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति का आत्मसम्मान, व्यक्ति की अपनी स्थिति। और जबकि लड़के वाले जो आए थे उनकी अपनी कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ पर लड़कियों को खिलौने की तरह प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला एकांकी है सबसे सस्ता दोस्त। इसके लेखक हैं असगर वजाहत। यह नाटक सांप्रदायिक राजनीति की ओर इशारा करता है, किस प्रकार से नेता गुंडे घटिया चाले चलते हैं ताकि लोगों को लड़वाया जा सके। इस नाटक में एक हिंदू नेता है, एक मुस्लिम नेता है। हिंदू नेता और मुस्लिम नेता दोनों ही भ्रष्ट हैं। हिंदू नेता को चिंता है किस प्रकार चुनाव जीता जाए, इसी प्रकार मुस्लिम नेता की भी ये चिंता चुनाव कैसे जीता जाए। तभी कुछ गुंडे आते हैं, कुछ धार्मिक लोग आते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और वे बदमाशों के द्वारा हत्या, बलात्कार, आगजनी और दंगे करवाते हैं और मासूम बनने का नाटक करते हैं। वे सांप्रदायिक दंगा बनाने के लिए मंदिर और मस्जिद में गोश्त की थालियां फुकवाते हैं और ये थैलियां स्वयं पंडित और मुल्ले ही डालकर आते हैं। और मंदिर और मस्जिद के बाहर बखेड़ा खड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि यह किसने फेंका। मंदिर वाले कहते हैं हमारा मंदिर अपवित्र हो गया, मस्जिद वाले कहते हैं कि यह हमारी मस्जिद अपवित्र हो गई। और दोनों ही लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। तभी एक व्यक्ति आता है, पूछता है क्या हुआ। मंदिर में पंडित बोलते हैं किसी व्यक्ति ने हमारी गाय का मांस यहाँ फेंक दिया है। तो वह देखता है कि मांस कौन सा है। फिर मुस्लिम पूछते हैं भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, कहते हैं कि हमारी मस्जिद में किसी ने सूअर गोश्त फेंक दिया है। वो दोनों ही गोश्त देखकर कहता है कि यह गोश्त ना तो गाय का है और ना ही सूअर का है, यह गोश्त तो इंसान का है। यह कहते ही झगड़ा शांत हो जाता है और किसी को कोई परवाह नहीं है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार सबसे सस्ता गोश्त एक प्रकार का प्रतीकात्मक व्यंग्य है, इस बात की ओर संकेत करता है कि हम जैसे लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, परंतु इसी दंगों में बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं। किसी को यह परवाह नहीं है कि दंगों में इंसानों की जाने जाती हैं। इस प्रकार सबसे सस्ती जान इंसान की है, मनुष्य की। हमारा अगला प्रश्न है घीसा। घीसा दो रूपों में है, एक रेखा चित्र और एक पटकथा। रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है और पटकथा की लेखिका मनु भंडारी है, परंतु दोनों ही कथा एक समान है। घीसा कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। महादेवी वर्मा फैसला करती हैं कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाने जाएंगी। वे अपनी सेविका के साथ नाव में बैठ कर निकलती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। वे गांव वालों से बात करती हैं कि वे बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। गांव वाले सहमत हो जाते हैं। एक छप्पर डाल के क्लास तैयार कर दी जाती है, एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया जाता है। उसी गांव में से एक औरत आती है जो कि विधवा है। वह प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को भी
बढ़ाएं। महादेवी वर्मा सहमत हो जाती है। वह बच्चा बहुत ही होशियार था, सभी बातें ध्यान से सुनता था। एक दिन अध्यापिका कहती है कि स्वच्छता सबसे बड़ा गुण है। वह बच्चा अगले दिन अपने शर्ट को, अपनी कमीज को धोता है और क्योंकि सुखाने का समय नहीं था, वह तुरंत उसी कमीज को पहनकर पढ़ने के लिए आ जाता है। महादेवी वर्मा देखती हैं, बोलती हैं कि तुमने गीली कमीज क्यों पहनी है? तो कहता है कि मेरे पास एक ही कमीज है और कल आप ही ने स्वच्छता के बारे में कहा था, ये कमीज गंदी हो चुकी थी तो मैंने इसे धोया और धोकर पहन लिया। महादेवी वर्मा बहुत प्रभावित होती हैं। महादेवी वर्मा बहुत प्रभावित होती हैं। वो चाहती हैं कि वह बच्चा बहुत मेहनत करे और बहुत ही आगे बढ़े। अब कुछ दिन के लिए महादेवी वर्मा कहते हैं कि अब वो कुछ दिन बाहर जाएंगी और कुछ दिन स्कूल नहीं चलेगा और मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगी। उस दिन वह छोटा सा बच्चा घीसा तरबूज के खेत में जाता है और अपनी कमीज बेचकर महादेवी के तरबूज खरीद लेता है और वह भागा भागा नाव की तरफ आता है। नाव चलने को ही थी। महादेवी पूछती तुम कहाँ रह गए थे? तो कहता है कि मैं आपके लिए उपहार लेने गया था। तो कहती तुम्हारे पास पैसे तो थे नहीं, तुम उपहार कैसे लाए? तो कहता है कि मैंने अपनी नई कमीज बेच दी जो मेरी माँ ने मेरे सिलवाई थी और अपने लिए लाया। महादेवी उससे तरबूज लेने से मना करती है। तो बच्चा रोता है, कहता है कि यदि आप ये उपहार नहीं लेंगी तो घीसा सारा दिन रोता रहेगा, सारी रात रोता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यदि आप लेंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। और ना चाहते हुए भी महादेवी वर्मा उस उपहार को स्वीकार करती है। उनकी भावना आती है कि आज तक किसी गुरु को ऐसा उपहार प्राप्त नहीं होगा और आज तक न किसी शिष्य ने किसी को ऐसा उपहार दिया होगा। कुछ दिन बाद जब महादेवी वर्मा वापस आती हैं तो आने के बाद कक्षाएं शुरू होती हैं। वो फिर से पूछती हैं, उनकी आंखें ढूंढ रही थी कि गीसा कहाँ है। वो पूछती हैं कि गीसा कहाँ है। तो बालक जवाब देते हैं कि जब आप गई थी तो गांव में हैजा फैला था और हैजे में गीसा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार गीसा पटकथा या गीसा रेखा चित्र एक ऐसी कहानी है जो गुरु और शिष्य के प्रेम को व्यक्त करती है। हमारी अगली कहानी है या अगला नाटक है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक है। नाटक का शाब्दिक अर्थ है नाट्य। एक ऐसी कथा जिसे संवादों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और यह एक पूर्णतः एक ऐसी कथा है जो आपको एकटक बांधे रखती है। आइए शुरू करते हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना अधिकारी नियुक्त किया था, परंतु चंद्रगुप्त ने वह अधिकार छोड़ दिया, जिससे उसका बड़ा भाई रामगुप्त शासक बन गया। रामगुप्त पूरी तरह से अयोग्य है, नाकारा है, परंतु उसके बावजूद वह शासक बन गया। ध्रुव स्वामी का विवाह चंद्रगुप्त से होना था, परंतु रामगुप्त से हो जाता है क्योंकि वह शासक है। रामगुप्त एक विलासी शासक सिद्ध होता है। वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी से भी उचित व्यवहार नहीं करता है। उसे संदेह है कि ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इतने में शकों का आक्रमण हो जाता है। शकराज अपने लिए स्त्रियां की मांग करता है और अपने लिए ध्रुव स्वामी की मांग करता है, परंतु रामगुप्त युद्ध करने की बजाय शकों की सिंधु स्वीकार कर लेता है और वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी और अन्य सैनिकों के लिए और औरतों को देने राजी होता है, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को बड़ा क्रोध आता है। ध्रुव स्वामी होती है और चंद्रगुप्त औरत के बीच में शकराज के पास जाता है और उसकी हत्या कर देता है और इस प्रकार शकराज को राजकांत हो जाता है। परंतु रामगुप्त क्रोध और घृणा में आकर तोमा और मिहिर देव का वध कर देता है और चंद्रगुप्त को एक बंदी बनाने का आदेश देता है और ध्रुव स्वामी इसका विरोध करती है। अंततः रामगुप्त ध्रुव स्वामी को बंदी बना देता है। आखिरकार चंद्रगुप्त बंधन तोड़कर स्वयं को आजाद करता है और रामगुप्त को समाप्त करके चीजें समाप्त कर देता है और ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है और राज्य को संभालता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारा अगला विषय है। यह एक निबंध है। इस निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध के आरंभ में एक लेखक छोटी सी लड़की से एक
प्रश्न पूछता है, बेटी प्रश्न पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं हर रोज काटती हूँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का विचार करते हुए लेखक तो मानव सभ्यता के विकास की ओर संकेत करता हुआ हो जाता है कि वास्तव में नाखून क्यों बढ़ते हैं। वह कहता है कि आज से लाखों वर्ष पहले मानव स्वयं जंगली था, एक जानवर की तरह था। वह अपनी रक्षा करने के लिए नाखूनों और दांतों का प्रयोग करता था। बाद में धीरे धीरे उसने अपने आप को सभ्य किया, धातु के, लोहे के, तांबे के हथियार बनाए और उसने धीरे धीरे बम, तो टैंक, एटम बम, इन सब का आविष्कार किया। परंतु नाखून अभी बढ़ रही है, परंतु वह नाखून काटकर खुद को सभ्य होने का दिखावा। कुल मिलाकर नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध एक तरह की वैचारिकता का प्रश्न उत्पन्न करता है कि मानव सभ्य होने का मात्र दिखावा करता है। वह पहले भी जंगली था और आज भी जंगली है। वह आज भी अपने गुस्से को नियंत्रित करता है, परंतु गुस्से को पालता रहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अपने शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। वह पशुता की निशानी है। आज हमने अपने नाखूनों से भी भयंकर हथियार बना लिए हैं। गलती से भी कोई युद्ध हो जाता है या कोई बम वार छिड़ता है या अणु उड़ जाता है तो पूरी की पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार नाखून बढ़ना मानव में पशुता की निशानी है और जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। नाखून विवेकहीन वृत्ति का परिणाम है। हम सभी अपने आप को सभ्य होने का प्रयास करते हैं, परंतु हम लोग सभ्य है नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि मानव भले ही असभ्य हो चुका है, परंतु सभ्यता के नाम पर बड़ी मात्रा में शारीरिक कर लिए हैं और आने वाला समय बहुत ही भयंकर हो सकता है। एक छोटी सी गलती से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए और यह सब मानव की पुष्टता के कारण ही होगा। हमारा अगला विषय है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसई द्वारा लिखा गया है। ये एक व्यंग्य लेखक है। निबंध के प्रारंभ एक व्यक्ति लेखक के पास आता है, कहता है कि वह व्यक्ति अपने जानकार अध्यापक से कहकर उसके बेटे के नंबर बढ़वा दे, परंतु लेखक इनकार कर देता है। वह व्यक्ति लेखक से नाराज हो जाता है और शहर में लेखक को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेखक सोचता है क्या उसे ईमानदारी का रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेखक राधे श्याम नामक दुकानदार उदाहरण है जो ईमानदारी पूर्वक दुकान चलाता है, परंतु जब वह बिक्री करने तक पहुंचता है तो उससे रिश्वत की मांग की जाती है। तो सोचता है कि ईमानदारी के लिए घूस देने की बजाय बेईमानी की घूस देना अधिक अच्छा है। लेखक ऐसे कई उदाहरण देने से पता चलता है कि वर्तमान में ईमानदारी को एक कीमत नहीं है। लेखक के अनुसार परीक्षा से समय लोग दो तरह से करते हैं, पेपर आउट करके और बाद में परीक्षा के नंबर बढ़वा कर। पगडंडियों का जमाना इस बात की ओर संकेत करता कि आज कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से परिश्रम करना नहीं चाहते। हम सभी लोग बिना पढ़े डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं। हम पैसे डिग्रियां खरीद लेते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए पैसे का प्रयोग करते हैं, नौकरी लेने के लिए पैसे प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर पगडंडी का अर्थ है शॉर्टकट, यानी कि किसी अन्य रास्ते से कोई जुगाड़ करके, किसी को रिश्वत खिला करके अपने कामों को सिद्ध करना। लेखक इस बात का कारण व्यंग्य करता है कि भारत के लोग या आज के लोग पूरी तरह से असमर्थ हैं। उनको अपने साहस पर, अपने परिश्रम पर जरा भी यकीन नहीं है। आजकल सभी व्यक्ति एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जहाँ कम से कम परिश्रम करना पड़े और इसी माध्यम से वो कहता है कि आज के लोग रिश्वत के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता परंतु नौकरी से करना चाहते हैं। युवाओं की इच्छा अधिक से अधिक पैसा कमाने की, परंतु कैसे ये वो नहीं जानते। परंतु सभी लोग किसी न किसी कैसे शॉर्टकट की तलाश में हैं, पकड़ने की तलाश में हैं, ताकि वो अपने कामों को प्राप्त कर सके, अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सके। आइए बात कर लेते हैं कुछ व्याख्याओं की। व्याख्याओं किस प्रकार से शुरू करना है देखिए। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ जाती हैं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा में और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तो कीच में धसे हुए, गनीम कहीं निकलता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके होते हैं। सारी खंदक खिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से तो कोई बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं जो कहीं खंदक के बाहर साफ या कोई निकले तो चटाक से ना मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए या घास पत्ती में छिपे रहते हैं।
ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यक्रम से ली गई हैं और ये उसने कहा था कहानी से ली गई हैं। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। युद्ध का मैदान दिखाया गया है। लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पर है और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? लड़ाई तो आमने सामने की होती है। यहाँ तो कई दिनों से, घंटों से हम खंदकों में बैठे हुए हैं। और खंदक क्या है? बड़ी बड़ी कब्रों के समान है, जहाँ बैठे बैठे हड्डियाँ कट रही हैं और ठंड इतनी है कि पूछो मत। ठंड हड्डियों को कपा रही है, ऊपर से बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है और हम पूरे के पूरे पिंडलियों तक, लगभग घुटनों तक, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। कहीं भी युद्ध का कोई कहीं भी आराम का कोई नामो निशान नहीं है और बार बार बम के धमाके होते। इन बम के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं और पूरी की पूरी खंदक, पूरा का पूरा आसपास की धरती हिल जाती है। 100 गज तक धरती कंपन से महसूस करती है, जैसे भूकंप आ गया हो। और कोई गोले से बच लड़े, यानी कि लहरा सिंह कहता है कि लड़ाई तो तब हो जब गोलों से बचा जाए, क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है। नगरकोट के भूकंप का नाम सुना था, परंतु ये भूकंप से ही भयंकर है। दिन में 25-25 बार भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। अगर जरा सा भी खंदक से बाहर निकले या कोने निकल गई तो तुरंत गोली आकर लगती है। इतना दुश्मन मालूम नहीं कहाँ छिपे हुए हैं, बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए, घास पर लिपटे हुए, कुछ पता ही लगता। इस प्रकार यह पूरा वातावरण युद्ध का है और व्यक्ति उस युद्ध के वातावरण को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि कैसा वहाँ का वातावरण था। विशेष में प्रदर्शित करेंगे भाई युद्ध का माहौल है, भाषा में थोड़ा अपनापन है, लोग मौलिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, भाषा सरल और सपाट और प्रभावपूर्ण है। अगली व्याख्या है, मुंशी जी ने उसे आहिस्ते सरपाई पर डाल दिया। लिहाफ अच्छी तरह उठा कर सुनेंगे, अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो ना निकल जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक में विहल हो गए। स्टूल पर बैठ कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुँह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज इस दारुण दशा को देखकर सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ है ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं देखनी पड़ती थी। सबसे बड़ा भय था कि उन्हें लगा इसके पास मतलब बैठी रहेगी, मना ना कर सकूं, उनके लिए ऐसा है। प्रस्तुत पंक्तियां निर्मला उपन्यास से ली गई हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह उस समय का विवरण है जब मनसाराम बीमार पड़ गया था। मुंशी तोताराम के कारण ही वह बीमार पड़ा था। मुंशी तोताराम को शक था कि उनकी पत्नी निर्मला और मनसाराम में अवैध संबंध है, जबकि मुंशी तोताराम की पत्नी निर्मला और उनके पुत्र मनसाराम में किसी तरह कोई संबंध नहीं था। दोनों में एक बेटे और माँ की भांति प्रेम था। निर्मला एक माँ की तरह मनसाराम से प्रेम करती थी, उसका ख्याल रखती थी और वह चाहती थी कि वह अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा लड़का बने। परंतु दोनों को हर समय साथ देकर, क्योंकि दोनों की समान अवस्था थी और मुंशी तोताराम उस पर शक करते थे क्योंकि दोनों हम उम्र थे। उसने शक के कारण ही उन्होंने मनसाराम को उसको भेज दिया था। और जब मनसाराम को यह पता लगता है कि उसके पिता उस पर शक करते हैं, उनको लगता है कि उनकी पत्नी और उनके बेटे का संबंध है, तो इस बात से उसे बहुत आघात पहुंचता है और बीमार रहने लगता है। मुंशी जी उसे देखते हैं तो उसके हालत को देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि जो मनसाराम बहुत तगड़ा हुआ करता था अब बिल्कुल बेल की तरह पतला हो चुका है। उन्हें डर है कि कहीं लड़का गुजर तो नहीं जाएगा। यही सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगे और मनसाराम भी चुपचाप लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े दिन पहले ही मनसाराम बहुत ही हट्टा कट्टा देखकर उनके पिता की छाती फूल उठते थे, लेकिन आज इतनी कमजोर दशा देखकर सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं, वहाँ दवा हो सकती है नहीं। परंतु वह उसे घर लेने तैयार नहीं, कि उन्हें लगता है कि अगर वह घर पर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि निर्मला हरदम पास में रहेगी। यानी कि वो चाहते तो घर पर ले जाते, परंतु केवल इसी शख्स से कि निर्मला और मनसाराम का आपस में संबंध है, इस डर से ही वो मनसाराम को वापस घर नहीं ले गए। विशेष मनसाराम और उनके पिता मुंशी तोताराम के घटनाक्रम को दिखाया गया। पिता और पुत्र दोनों रो रही हैं।
मुंशी तोताराम के समकालीन व्यवहार को दिखाया गया है कि बीमार होने के बावजूद पेट में भर लेकर नहीं जा रहे हैं। लगता है कि निर्मला हर टाइम वहाँ पर बैठी रहेगी। भाषा बहुत ही सरल स्वभाव और भावपूर्ण है और चीज़ें व्यक्त की गई हैं जिसमें पिता, माता और पुत्र सभी के भावों को व्यक्त किया गया है। हमारी अगली व्याख्या है दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। यह प्रसंग शतरंज के खिलाड़ी से ली गई है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश, कुब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे, कायर ना थे, उनमें राजभाव का अध पतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छप्पा छप्पी आवाज आई, दोनों जख्मी खाकर गिर पड़े और दोनों ने वहीं तक रखकर जान दे दी। अपने बाजार जिसकी इनकी आंख से बूंद आंसू निकला, उन दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर के लिए अपने प्राण दे दिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मीर और मिर्जा की स्थिति को व्यक्त किया गया है। दोनों ही बहादुर थे, दोनों शतरंज के शौकीन थे, दोनों की किसी बाजी पर बहस हुई और दोनों ने अपनी कमर के साथ तलवार निकाल ली और एक दूसरे पर वार करते हुए नष्ट हो गए। दोनों योद्धा थे, दोनों तलवार रखते थे और दोनों ही नवाबी थे। दोनों घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, कायर नहीं थे, परंतु वो राजा के लिए मरना नहीं चाहते थे। उनके अंदर वीरता का बिल्कुल भी कोई अभाव ना था। वे नहीं चाहते थे किसी और के लिए मरे। दोनों ने ही अपनी आपसी जीत हार के आधार पर तलवारें निकाली, एक दूसरे को जख्म दिए, जख्म खाकर वहीं गिरे और गिरकर जान दे दी। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन फैल रहा था। दोनों चाहते तो राजा को बचा सकते थे, अपनी युद्ध वीरता का प्रमाण दे सकते थे, परंतु दोनों ही पूरी तरह स्वार्थी थे और इसी स्वार्थ के कारण उनकी जान चली गई। अगली व्याख्या है अभागिन को अच्छा घरवर कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को बोल रखना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज है तो सारे गुण दोष समाप्त, दहेज है तो सारे गुण दोष गुण है। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितने विषम भाग्य लेना। प्रस्तुत पंक्तियां निर्मला से ली गई हैं और यह शब्द उसकी माता के हैं। इसे बताया गया है कि व्यक्ति के जब पिता मर जाते हैं तो उसको घर वर कहाँ मिलता। निर्मला के पिता की मृत्यु के बाद निर्मला का विवाह टूट गया और निर्मला की माँ चाहती थी अब तो बस किसी तरह से उसकी बेटी की शादी हो जाए, किसी तरह बेटी का विवाह कर दिया जाए तो पेड़ छूटे। निर्मला बहुत रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके पास उनको देने के लिए दहेज नहीं है, उनके पैसा नहीं है, तो व्यक्ति के सारे गुण अवगुण हो जाते हैं और आपके पास देने के लिए मोटा दहेज है, मोटा पैसा है, तो उसके सारे अवगुण गुण बन जाते हैं और दहेज का ही मूल्य है, व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। इन्हीं पंक्तियों में व्याख्या विशेष व्यक्त किया गया है कि दहेज के कारण ही विवाह टूट जाते हैं। व्यक्ति के गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं है। गुण अवगुण हो जाते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं है, और आपके पास कितने ही अवगुण, अगर आपके पास पैसा है तो आप गुणवान हैं, आप भाग्यशाली हैं, भाषा सहज, सुंदर और प्रभावशाली है। हमारी अगली व्याख्या है एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लेकर सो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्म शोषण की बात सोचो, काम करने की सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीजें करती है हमारे भीतर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं और ये पंक्तियां नाखून क्यों बढ़ते ही से ली गई हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर की ओर मत झांको, अपने मन के भीतर झांको। जब हम अपने मन के भीतर झांक लेंगे तो हमारे मन से हिंसा समाप्त हो जाएगी। हिंसा इसलिए उठती है कि हम स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। जब स्वार्थ का त्याग हो जाएगा तो हिंसा भी समाप्त हो जाएगी।
हमारे सामने जो झूठ है उसको हटा दो, अपने क्रोध को समाप्त करो, अपने द्वेष को दूर करो। जो आम लोग हैं, जो आम जनता, उनके लिए कष्ट को सहो, आराम की बात कभी मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, सभी से प्रेम करो, सभी को अपना मानो। जब हम सभी को अपना मान लेंगे तो अपने आप ही हमारे स्वार्थ दूर हो जाएंगे, और स्वार्थ दूर हो जाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। काम करने की बात सोचो, जब हम काम करते हैं तो हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और प्रेम से बड़ी चीज़ संसार में कोई नहीं है, और प्रेम के सामने हिंसा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रेम ही हमारे भीतर है। कुल मिलाकर इनको स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में हिंसा स्थापित है। इस हिंसा को दूर करने के लिए प्रेम का ही प्रयोग किया सकता है। प्रेम के माध्यम से सभी संकटों को, सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। विशेष मानवता की बातों को रखा गया है, क्रोध और द्वेष को दूर करने की बात की गई है, प्रेम को सबसे बड़ा बताया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुख्य विषय थे जिनको हमने बहुत ही जल्दबाजी में पूरा करने का प्रयास किया है, क्योंकि कल परीक्षा है और हमें कुछ ही देर में पूरे टॉपिक करने थे, और ये सभी टॉपिक, ये सभी विषय कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लाभदायक होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।